दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम रविंद्र सिंह चावला है और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हैंड होल्डिंग ऑफ एजेंट्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। दोस्तों, एजेंसी चैनल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे पुराना चैनल है और इस चैनल में एजेंट्स एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं बिटवीन द कस्टमर्स एंड द कंपनी। तो एजेंट्स अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर के सामने और कस्टमर से बिजनेस लेके आते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इन एजेंट्स को जो रिक्रूट करते हैं मैनेजर्स, उनको अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। उनको सीनियर बिजनेस एसोसिएट या डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और यही वो लोग हैं जो एक्चुअली एजेंट्स को ना केवल रिक्रूट करते हैं बट उनको हैंड होल्ड करके उनको ग्रूम करते हैं। तो ये ग्रूमिंग का जो काम है हैंड होल्डिंग करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम आज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझेंगे। और हमारे साथ एक गेस्ट भी रहने वाली हैं। ये जो गेस्ट हैं हमारी, ये एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 15 साल से काम कर रही हैं और यही काम करती हैं। वो एजेंट्स को रिक्रूट करके उन्हें हैंड होल्डिंग करके उनको डेवलप करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ और ये प्रेजेंटेशन हम साथ साथ रन करेंगे और डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, कृपया अंत तक बने रहिएगा। So let's talk about the top 5 best practices in hand holding of agents in the insurance industries. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैंड होल्डिंग होता क्या है। तो जैसे आप कभी भी किसी स्विमिंग कोच का देखेंगे तो जो स्विमिंग कोच होते हैं वो अपने कोची को पूरा हैंड होल्ड करते हैं, उनको कोचिंग सिखाते हैं, उनको स्विमिंग सिखाते हैं। सिमिलरली कोई फादर या कोई भी व्यक्ति जब साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पूरी हैंड होल्डिंग करने के बाद ही उस बच्चे को या जो भी स्टूडेंट है उनको साइकिल चलाना आती है। सिमिलरली जब हम गाड़ी सीखना शुरू करते हैं तो जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी गाड़ी में भी एक ब्रेक होता है और क्लच होता है और वो उस तरीके से हैंड होल्ड करके अपने जो कोची को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। तो हैंड होल्डिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी मैनेजर हैं वो आगे बढ़ कर के सपोर्ट करते हैं एजेंट को, उनको काम सिखाते हैं और उनको बिजनेस ज्यादा ला करके आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। अब बात ये आती है कि हैंड होल्डिंग की जरूरत क्यों है, क्यों हैंड होल्डिंग होती है या क्यों होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी गेस्ट मिस पूर्वी पांडे को, जो कि बनारस में काम करती हैं एलआईसी में। पूर्वी जी नमस्कार, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नमस्कार जी, बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। ओके ग्रेट। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मिस पूर्वी 2006 से एलआईसी में काम करती हैं, बनारस में बेस्ड हैं और वो एजेंट्स को रिक्रूट करके उन्हें हैंड होल्ड करके उन्हें डेवलप करने का काम करती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूर्वी जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में आपने हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हैंड होल्डिंग जरूरी क्यों है? जी, हैंड होल्डिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी नया एजेंट आ रहा है या पुराने जो एजेंट हैं उनको बीच रिलेटेड टू मार्केट, रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट्स और कंपनी की जो पॉलिसीज चेंज होती है उससे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई गाइडेंस की जरूरत होती है। इसलिए हैंड होल्डिंग की जरूरत उनको डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा दी जाती है और इसलिए दी जाती है ताकि उनके काम पर उसका असर ना। राइट। तो
इसमें जस्ट लेट्स से जब हम एजेंट को रिक्रूट करते हैं, तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हैंड होल्डिंग ना हो तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि हैंड होल्डिंग की जरूरत क्यों है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एजेंट्स जब जुड़ते हैं तो उसमें से 97% एजेंट्स को सेल्स का कोई अनुभव नहीं होता। अब समझ सकते हैं आप कि सेल्स के काम में, और वो भी इंश्योरेंस जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, अगर उन्हें इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, अगर उन्हें सेल्स का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो खैर अलग चीज है, तो ऑब्वियसली उन्हें काम सीखना पड़ेगा। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स लेते हैं कि वो एजेंट्स को ग्रूम करते हैं। अब शुरू में जब एजेंट्स ज्वाइन करते हैं तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं अपने मैनेजर के ऊपर, और मैनेजर उनको हैंड होल्ड करके सपोर्ट करते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम आगे बढ़ाएं, वो सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़े। और अगर वो अच्छी तरह से अपना काम करेंगे और ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनने की वो आगे कोशिश करेंगे, और अगर इस एफर्ट में, डेवलपमेंट ऑफिसर के एफर्ट में अगर वो भी अपना थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो वो एक ऑटो पायलट मोड में, ऑटो मोड में चले जाएंगे। तो पूर्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर एजेंट ऑटो मोड में चले गए तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है मैनेजर को अपनी यूनिट में? बहुत हेल्प मिलती है यदि वो ऑटो मोड में चले जाते हैं, बिकॉज किसी का नेचर होता है, बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। इनफैक्ट हमारे नए एजेंट आते हैं तो वो उनको भी ट्रेन कर देते हैं, या वो बगल में बैठे हो, अच्छा आपने कितनी पॉलिसी कर ली, अच्छा इतनी करी, और ट्राई करिए और करिए। सो दे ब्रिंग पॉजिटिविटी इन आवर टीम। और कुछ नए जो पुराने होते हैं, कई बार उनको वो क्या होता है, उनको फॉर्म्स भरना, ज्यादा पॉलिसीज कर रहे हैं तो नए को दे दिया, वो एक ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन बनती है, जिससे पुराने भी कुछ सीखते रहते हैं, नए भी कुछ सीखते रहते हैं, और इस तरह से हम काम करते हैं। ऑटो मोड वाले हमारे मीटिंग्स को भी वो करते हैं, होस्ट करते हैं, एंड दे डू वेरी नाइसली, बिकॉज वो धीरे धीरे सीख। ऑसम, वेरी गुड, राइट राइट। तो इसका मतलब जब एजेंट ऑटो मोड पे चले जाते हैं तो मैनेजर के पास काफी ज्यादा टाइम रहता है दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करने का, राइट? राइट, फाइन, थैंक यू। तो हैंड होल्डिंग इसलिए भी जरूरी है कि अगर ज्यादा एजेंट्स अगर ऑटो मोड में रहेंगे तो जैसा पूर्वी जी ने बोला, मैनेजर के पास ज्यादा टाइम रहता है दूसरी चीजों में फोकस करने का, और साथ में सबसे बड़ी बात कि टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जितने ज्यादा एजेंट्स ऑटो मोड में रहेंगे उतना ज्यादा यूनिट का काम होगा, उतना ज्यादा बिजनेस आएगा, और उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और जैसा पूर्वी जी ने बोला कि मैनेजर के पास फिर टाइम रहेगा कि वो मैनेजर ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर पाएंगे और उनको नए एजेंट्स को फिर हैंड ओवर कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ज्यादातर लोग अगर मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या मैनेजर अगर उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो फिर मैनेजर के पास लिमिटेशन होगी कि वो नए एजेंट्स को रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली एजेंसी बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर के पास ज्यादा लोगों की टीम हो। जितने ज्यादा एजेंट्स होंगे उतना ज्यादा कवरेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। तो अगर मैनेजर ने अपने टीम मेंबर्स को, ज्यादातर टीम मेंबर्स को, ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स को रादर, अगर उन्होंने ऑटो मोड में ला दिया तो मैनेजर के पास फिर काफी टाइम होगा दूसरी चीजों में टाइम स्पेंड करने की। और अल्टीमेटली जितने ज्यादा एजेंट्स काम करेंगे, जितना ज्यादा बिजनेस आएगा, तो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, एक सक्सेस का कल्चर टीम में क्रिएट हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो एक हेल्दी कंपटीशन बहुत हेल्प करता है एक दूसरे को इंस्पायर करने में। पूर्वी जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक मैनेजर की यूनिट में अगर ऐसा कल्चर है कि सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, या एक यूनिट में बहुत ज्यादा लोग क्लब मेंबर्स हैं, काफी लोग MDRTs हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है दूसरों के ऊपर?
उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज ऑल ओवर टीम का वो इम्पैक्ट वो दिखाता है कि योर डेवलपमेंट ऑफिसर इज वेरी गुड, और हम उनके साथ जुड़ेंगे तो हमारा भी ऐसा ही काम हो जाएगा। वो Correct. बाहर के लोगों को बहुत अफेक्ट करता है, एंड दे गेट इंस्पायर्ड कि हम भी इसी टीम को ज्वाइन करेंगे, एंड वी विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द सेम। Awesome. Awesome. Yes, I can understand that. Obviously, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, और अगर किसी को लगता है कि ये पर्टिकुलर टीम के लोग सक्सेसफुल हैं, और या एक ऐसा मैसेज जाता है कि ये मैनेजर जो है वो एक लीडरशिप फैक्ट्री चलाते हैं, वहाँ पे लोग ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन सफल हो जाते हैं। वो आते हैं शायद बाइसिकल के ऊपर या टू व्हीलर के ऊपर, और वो बहुत कुछ समय में ही वो कार ले लेते हैं और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा मैसेज क्रिएट करता है। तो इसका बेनिफिट ये भी होता है कि लीड्स टू अ विन 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 एसोसिएशन। विन 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 मतलब कस्टमर भी बेनिफिट होते हैं, कस्टमर भी जीतते हैं, मैनेजर भी जीतते हैं और एजेंट भी जीतते हैं। तो सभी लोग जीतते हैं, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली सक्सेस मीन्स। बिकॉज अगर सक्सेस इस तरह से क्रिएट हो कि मैनेजर और एजेंट तो जीत रहे हैं लेकिन कस्टमर हार रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली यही अप्रोच बेटर रहेगी कि कस्टमर भी जीत रहे हैं, एजेंट भी जीत रहे हैं और मैनेजर भी जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअली कि वो करते क्या है। तो ये हैंड होल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें मैनेजर्स एक्चुअली करते क्या हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो पूर्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें मेरे ख्याल से सबसे पहला चीज जो एक प्रैक्टिस आती है वो ये है कि जब मैनेजर एजेंट को रिक्रूट करते हैं और काफी लोगों को वो रिक्रूट करते हैं, तो वो चाहते होंगे कि टीम में एक अलाइनमेंट क्रिएट हो, एक फिट क्रिएट हो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, अलाइनमेंट क्रिएट होता है तो जो पुराने एजेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्प मिल जाती है नए लोगों से, एंड नए तो बेनिफिटेड हो ही रहे होते हैं। तो अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। Awesome. Yes. Yes, I agree with you because I think that's something which is very very important. और अगर alignment होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना अगर हाथ देखें तो हमारी उंगलियां जो हैं सब अलग अलग शेप की हैं, लेकिन जब वो हम मुट्ठी बनाते हैं और वो जो काम करती है पांचों उंगलियां मिल करके, तो वो बहुत एग्जाम्पलरी काम होता है। सिमिलरली अगर हम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को देखें तो हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं, लेकिन आपस में इतना ज्यादा एक तालमेल रहता है शरीर में सभी ऑर्गन्स के बीच में कि तभी हम सरवाइव कर पाते हैं। और जहाँ पे ये तालमेल अगर टूटा तो वहां पे जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए मैनेजर सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि वो अपने एजेंट्स को बता पाए कि हम करते क्या हैं, व्हाट इज द पर्पस दैट वी हैव, हम लोग यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, what is it that we are trying to make a difference in terms of uh, और उसके बारे में वो एजेंट्स को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे में से कि हम लोगों को उनके सपने साकार करने में उनकी मदद कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कहेंगे, और मे बी जनरल इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में वो बोलेंगे कि हम लोगों को उनकी रिस्क मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं थ्रू ट्रांसफर ऑफ रिस्क। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस में भी ट्रांसफर ऑफ रिस्क होता है, बट ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस में क्योंकि हमारे पास में साथ में सेविंग सॉल्यूशंस भी होते हैं और रिटायरमेंट सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे पर्सपेक्टिव थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाता है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, हम सोसाइटी में क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस तो हर कोई करता है, अपने लिए तो सब कोई करते हैं, लेकिन हम सोसाइटी में क्या डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जब किसी के घर में किसी की मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनके जो सपने एकदम से इम्पैक्ट हो जाते हैं एडवर्सली। तो लाइफ इंश्योरेंस से वो उनके परिवार के सपने वापस से साकार हो सकते हैं। जो इनकम लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। सिमिलरली जनरल इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में जो इंडेमनिटी प्रोवाइड होती है वो नुकसान की जो भरपाई का कवरेज होता है उससे परिवार को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये एक एक पर्सपेक्टिव देना एजेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं है, हम एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में सोसाइटी के लिए हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसमें आपका क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर यू। पूर्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके एक्सपीरियंस में ये कैसे करते हैं मैनेजर्स, एजेंट्स को कैसे बताते हैं कि इसमें आपका क्या बेनिफिट है, आपके लिए क्या है इस बिजनेस में। देखिए, जो नए एजेंट आते हैं रविंद्र जी, हम उन्हें एक वेलकम किट देते हैं। उसमें ऑल द बेनिफिट्स राइट फ्रॉम क्लब मेंबर से लेके रॉयल्टी इनकम जो इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट्स के लिए है उसके बारे में बताते हैं, और कैसे उन्हें कस्टमर रिलेशन मेंटेन करना है जो भविष्य में उनके काम आएगा, कैसे कैसे काम आएगा, सोशल वर्क ऑल्सो, और उससे वो बेनिफिटेड भी हो रहे हैं। ये सारी चीजें उन्हें बताते हुए हम सबसे पहले उनसे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, ताकि किसानों के सामने जब वो बैठे तो जैसे उनके पास लंबी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है, उनके पास भी एक लंबी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हो जो नए हैं, जिससे कि उन्हें कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ, अब हम मार्केट में जा सकते हैं और हमें पता है कि हमें किससे क्या बात करनी है। जी, आई एम श्योर आप इसमें क्लब मेंबरशिप के बारे में भी बताती होंगी। सब कुछ क्लब मेंबरशिप का ये बेनिफिट, सारी चीजें बताते हैं जी। इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंटरनेशनल लेवल तक रिकॉग्निशन लाइफ इंश्योरेंस में एमडीआरटी के थ्रू मिलता है, और बहुत सारे कमीशन अच्छे मिलते हैं, और साथ में अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी होते हैं। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या नहीं, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं कमीशन के अलावा। तो उसके बारे में भी आई एम श्योर कंपनी के तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है। थैंक यू। तो इसमें आपका क्या फायदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा हम जब कोई करेंसी नोट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है मैं धारक को कितने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो प्रॉमिस आरबीआई कर रहा है। उसी तरह का एक प्रॉमिस मैनेजर एजेंट को करते हैं कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा तुम्हारे गोल्स अचीव करने में, तुम्हारे गोल्स अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। राइट, तो वो गोल सेटिंग करते हैं एजेंट की, और स्मार्ट पैरामीटर्स में उनकी गोल सेटिंग करते हैं, और उनको बताते हैं कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूंगा तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जानते हैं, वो एजेंट से जानना चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूर्वी जी बता रही थी कि उनको बोलते हैं कि आप हमें एक लिस्ट बना के दो जिन भी लोगों को आप जानते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक विन विन एसोसिएशन तभी हो सकता है कि जब हम उनको बता रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम उनको ये भी बताएं कि हमें आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, बिकॉज दे कैनॉट बी जस्ट वन वे ट्रैक, टू वे ट्रैक बहुत जरूरी है। पूर्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप और उनको क्या एक्सपेक्टेशंस अपनी और किस तरह से बताते हैं। देखिए, जब भी हमारी मीटिंग होती है, मैं सारे एजेंट्स को कहती हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी एजेंट ऑफ माय टीम हैज टू बी एमडीआर। ये कॉन्फिडेंस मैं इनकलकेट करती हूँ उनके अंदर। ये थॉट रहती है मेरी कि उन्हें ये फेथ होना चाहिए कि हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को फेथ है उन पर, और उन्हें
उसके ऊपर काम करना है। One day there will be MBR. Awesome, awesome, very good, and I really admire that because expectations जब clearly share होंगी तो वो ultimately एक relationship को improve करता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कई बार problem वहाँ create होती है जब expectation clearly communicate नहीं किया जाता और वो आगे जाके issue create करता है। Really admire that. जी। अब बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इंडिविजुअली जानें, क्योंकि देखिए लोग अलग अलग लोकेशन से आते हैं टीम में, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे यहाँ पे हर 2 किलोमीटर में डिक्शन चेंज हो जाता है, भाषा का जो बोली है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लोग हमारे यहाँ बड़े अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, तो अलग अलग समुदायों से, अलग अलग संप्रदायों से हमारे एजेंट्स आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उनको अच्छी तरह से जान पाए और वो अलग अलग इंडिविजुअल से एक टीम बन जाए। राइट, जैसे आप इंडियन टीम, क्रिकेट टीम देखिए, अलग अलग लोकेशन से लोग आए हैं, लेकिन जब वो टीम के लिए खेलते हैं तो वो टीम इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं। तो सेम चीज मैनेजर की भी कोशिश रहती है। तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग लोगों के मोटिवेशनल ट्रिगर्स क्या हैं। राइट, जैसे अब जब हम कोई गाड़ी को देखते हैं तो कोई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कोई गाड़ी सीएनजी से चलती है, कोई गाड़ी डीजल से चलती है। अब अगर हम पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालेंगे तो नहीं चलेगा, अगर सीएनजी की गाड़ी में हम पेट्रोल डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। राइट, सिमिलरली लोगों के मोटिवेशनल ट्रिगर्स अलग अलग हैं। कोई पैसे से मोटिवेट होता है, कोई रिकॉग्निशन से मोटिवेट होता है, कोई समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो उनके लिए एक मोटिवेशनल ट्रिगर रहता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग लोगों के मोटिवेशनल ट्रिगर्स क्या हैं, और मैनेजर इसकी चीज की कोशिश करते हैं। ये मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की हम सब ने सुनी हुई है इसके बारे में। तो अलग अलग लेवल की मोटिवेशनल नीड्स होती हैं लोगों की। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 तरह की नीड्स हैं: मनी नीड, पावर की रिकॉग्निशन की नीड और पावर की नीड। हो सकता है किसी में तीनों तरह की नीड हो, पर अगर किसी को पैसे की नीड है और हम उसे रिकॉग्निशन की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो भी नहीं चलेगा, और अगर किसी को रिकॉग्निशन की नीड है और वहां पैसे के बारे में बोल रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। पूर्वी जी, क्या ये ठीक है, क्या लोगों की अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं? बिल्कुल, नीड तो अलग अलग होती है, बट मनी इज द अल्टीमेट। मनी तो अल्टीमेट होता है, मगर ऑलराइट, कुछ लोगों को पावर या रिकॉग्निशन भी साथ में चाहिए होता है। मनी तो राइट, अल्टीमेट नहीं। फाइन, फेयर, राइट, ऑलराइट। तो जैसे कहते हैं ना कि घोड़े को हम पानी के पास लेके जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर घोड़े में प्यास लगी हो तो व्हाट इफ द हॉर्स इज थर्स्टी। तो बहुत जरूरी है कि एजेंट की मोटिवेशनल नीड को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उन्हें उस तरह से ड्राइव किया जा सके। सिमिलरली एक बहुत जरूरी है कि एक बॉन्डिंग क्रिएट हो लोगों के साथ और सपोर्ट दिया जाए। जैसे एक कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की। जब थॉमस एल्वा एडिसन बचपन में स्कूल जाते थे, छोटे थे बहुत, तो एक बार वो स्कूल से आए और वो एक चिट्ठी लेके आए जो उनकी टीचर ने उनकी मदर को देने के लिए बोला था। तो वो चिट्ठी में जो कुछ लिखा था वो पढ़ के उनकी माँ रोने लगी। तो छोटे से थॉमस ने पूछा अपनी मॉम से कि बताइए उसमें क्या लिखा है। तो उनकी माँ कहती है कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारे पास इतने काबिल टीचर्स नहीं हैं उनको सिखाने के लिए, तो बेटर है आप इनको घर में सिखाइए। तो थॉमस एल्वा एडिसन पढ़ाई में अपने नॉर्मल काम में लग गए और आगे जाके बहुत बड़े इन्वेंटर बने, हम जानते हैं। तो उनकी माँ की डेथ के बाद एक दिन जब वो अलमारी साफ कर रहे थे तो उन्होंने अलमारी में वो लेटर दिखा उनको, जो उनको स्कूल से मिला था। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा जो है वो बहुत स्लो लर्नर है, वो कुछ उसमें सीखने की ज्यादा प्रवृत्ति नहीं है, तो इसीलिए
आप उसे घर में ही पढ़ाइए बेटर है। लेकिन उनकी माँ ने उनको कुछ और बोला था, राइट? तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन एडल्ट पर्सन। एडल्ट मतलब जो शायद जिसमें बौद्धिक विकास जिनका ज्यादा नहीं था, वो स्लो लर्नर थे। लेकिन वो अपने माँ के एनकरेजमेंट की वजह से वो बहुत ही एक बड़े जीनियस साबित हुए। तो एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोगों में बहुत कुछ करने का साहस देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि एजेंट की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया जाए। हर एक में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। जो भी इस व्यक्ति दुनिया में आए, जो भी व्यक्ति दुनिया में आए, वो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ लेके आए हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, तो अलग अलग लोगों की स्ट्रेंथ्स को देखकर देखकर उन्हें एनकरेज किया जा सकता है। तीसरी बेस्ट प्रैक्टिस जो है, वो जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस है, और वो है ट्रेनिंग की। जैसा हमने डिस्कस किया कि 97% लोग जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं, उनको सेल्स का कोई अनुभव नहीं होता। मैं एजेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर उन्हें सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने सेल्स करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको वो काम सिखाया जाए। तो पूर्वी जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेनिंग? रविंदर जी, ट्रेनिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आप इसमें रेगुलरिटी लाने के लिए आपको ट्रेनिंग देना बहुत मस्ट है, न्यू एजेंट्स को भी, पुराने एजेंट्स को भी। और बीच बीच में उनको एनकरेजमेंट के लिए उनकी फिगर्स देना कि इसने कितना किया, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन बनता है टीम के अंदर। और उनको एक ईयरली टारगेट्स देना जिसमें सब कोई पीछे लगता है कि हमें अचीव करना है उसको। तो ये सारी चीजें जब ट्रेनिंग में डिस्कस होती हैं, न्यू प्लान्स और न्यू आइडियाज, तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा डेवलप होती है। थैंक यू। राइट, एब्सोल्युटली राइट जी, बिल्कुल ठीक बात आपने बोला। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें बहुत ज्यादा फोकस देना बहुत जरूरी है। हैंड होल्डिंग का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पीस है ये। तो सबसे पहले तो जो भी नॉलेज और स्किल्स, क्योंकि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है, ये एक नॉलेज और स्किल बेस्ड बिजनेस है। उनके अंदर में वो नॉलेज और स्किल ट्रांसफर करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसमें प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज सब कुछ नहीं है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको सेलिंग स्किल्स सिखाया जाए। तो एजेंट्स के पास सेलिंग स्किल्स होना चाहिए। तो वो उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मैनेजर उनके साथ कॉल पे जाते हैं और उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कॉल करके। यानी कि एजेंट ऑब्जर्व करते हैं और मैनेजर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो मैनेजर ऐसे 3-4 कॉल्स करते हैं एजेंट के साथ, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और एजेंट ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में एजेंट 3-4 कॉल्स करते हैं मैनेजर के सामने और मैनेजर ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले मैनेजर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और फिर मैनेजर ऑब्जर्व करते हैं और उनको फीडबैक देते हैं। उनको जो भी चीज उन्होंने अच्छी किया उसके लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इससे एजेंट को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, राइट? जैसे मान लीजिए एक टीचर अपने स्टूडेंट को जब वो अच्छा कोई आंसर देते हैं, तो टीचर उनको बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तो इससे स्टूडेंट एनकरेज होता है, राइट? तो अगली बार वो और ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है क्लास में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिर्फ नॉलेज और स्किल्स ही नहीं, दूसरी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट। नॉलेज और स्किल्स मतलब प्रोडक्ट नॉलेज और सेलिंग स्किल्स ही नहीं, दूसरी चीजों की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स और इंटेग्रिटी, जो भी कंपनी के पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नया एजेंट जो है ना, वो एक बिल्कुल एक गीले चिकने घड़े की तरह होता है, जिसको आप शेप कर सकते हैं जैसा आप चाहें, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उनको सही डायरेक्शन दी जाए, उनको बताया जाए कि एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इंटेग्रिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपनी को जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो कंपनी की रेपुटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एजेंट का कोई भी अगर उन्होंने कोई गलत चीज कस्टमर को बोल दी, तो उससे कंपनी की रेपुटेशन पे असर पड़ सकता है। दूसरी चीज अंडरराइटिंग क्या होती है,
क्लेम्स क्या होते हैं, इसकी जानकारी भी एजेंट के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इस चीज की ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है। सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल फॉर्म कैसे भरना है, ये अगर एजेंट को नहीं आता होगा तो एजेंट फिर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, वो मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, राइट। या अगर वो उन्होंने प्रपोजल फॉर्म ठीक से नहीं भरा तो वो बार बार उन्हें कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, वो नई कॉल्स इतनी कम कर पाएंगे। सिमिलरली कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर उनको क्लियरली बताएं कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। पूर्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में क्या जानकारी देती हैं मैनेजर एजेंट को? कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में न्यू एजेंट्स को जानकारी देना बहुत जरूरी हो जाता है। उनकी लाइबिलिटीज पॉलिसी होल्डर्स के प्रति, उनकी लाइबिलिटीज कंपनी के प्रति, और उनकी लाइबिलिटीज उनके सोसाइटी और फैमिली के, ये उनको जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। और उन्हें कैसे एक्ट करना है और क्या रूल्स है, इसके बारे में उन्हें बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज मार्केट्स में अलग अलग तरीके की चीजें वो सुनते हैं, बट उनको क्या राइट है और क्या करना है, क्या सही है, ये उन्हें बहुत जरूरी होता है। जी, जी बिल्कुल ठीक। और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट एक कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट भरते हैं, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट भरते हैं और साथ में एक मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट भी भरते हैं। तो वो क्या होती है, उसकी क्या अहमियत है, क्योंकि एजेंट फर्स्ट लेवल अंडरराइटर है। ठीक बोल रहा हूँ मैं पूर्वी जी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि उन्हें ही, वो फर्स्ट पर्सन वही होते हैं कि पॉलिसी होल्डर के बारे में वो सारी जानकारी दे रहे होते हैं उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। और वो जो भी जानकारी दे रहे होते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होते हैं कि वो जानकारी सही। यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यस। और सिमिलरली कस्टमर के सामने कैसे उनको प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे उनको अपने आप को अटायर करके प्रॉपर्ली कस्टमर के सामने जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई यू नो इम्प्रॉपर तरीके में गलत गलत ड्रेस में जा रहे हैं कस्टमर से मिलने के लिए, फिर कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए, कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। ऑलराइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। और एंगेज करना एजेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी जी की यूनिट की एक फोटोग्राफ है, ये इंटरेक्ट कर रही हैं वो अपने एजेंट्स के साथ, एंगेज कर रही हैं। पूर्वी जी बताएंगे इस फोटोग्राफ के बारे में? जी, हम लोग ये एक साल में एक बार टीम के साथ आउटिंग करते हैं ताकि एक बॉन्डिंग डेवलप हो विद देयर फैमिली। और उससे ये भी डेवलप हो जाता है कि भाई हस्बैंड से मुलाकात हो जाती है, फैमिली पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। ये बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा डेवलप करती है टीम के अंदर, इट ब्रिंग्स स्पिरिट इनफैक्ट। यस, यस। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो मैनेजर के साथ एजेंट की, तो एजेंट बिल्कुल आगे बढ़ कर के खुशी खुशी काम करते हैं, क्योंकि उनकी टीम के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग रहती है कि वो सच में यू नो एक एक जॉय फील करते हैं, एक फख्र की फीलिंग भी उनके मन में होती है, एक प्राइड की फीलिंग होती है। बिल्कुल ठीक बोला, थैंक यू। ऑलराइट, एंगेज करने के लिए रेगुलरली टेलीफोन पे या वीडियो कॉल के थ्रू, अगर मान लीजिए एजेंट के साथ रेगुलरली कांटेक्ट नहीं हो रहा है मैनेजर का, तो वो एजेंट के इनएक्टिव होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है मैनेजर का रेगुलरली एजेंट के साथ, तो वहां पे वो एजेंट के इनएक्टिव होने के चांस कम है। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा उतना ज्यादा जरूरी है। पूर्वी जी, टीम मीटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है? टीम मीटिंग बहुत जरूरी है रविंद्र जी फॉर इंश्योरेंस एजेंट, बिकॉज ये मैं कहती हूँ अनुशासनहीन काम है जिसको आपको अनुशासित होके करना है। और अगर आप इसको अनुशासित होके करते हैं तो यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। यस, एब्सोल्युटली राइट। प्लस टीम मीटिंग का एक और बेनिफिट ये होता है कि जब अलग अलग एजेंट्स आते हैं टीम मीटिंग में,
तो वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते हैं। नए जो भी कुछ पॉलिसीज में या प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं उसकी जानकारी दी जा सकती है। और साथ में एजेंट्स कुछ नई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। सक्सेसफुल एजेंट्स, सक्सेसफुल मैनेजर्स जो हैं बिजनेस में, उनकी यूनिट्स में टीम मीटिंग कम से कम महीने में एक बार जरूर होती है। और जैसा पूर्वी जी बता रही थी सेलिब्रेशंस, क्योंकि सेल्स में सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। they say no, all study and no play makes Jack a dull boy। तो बहुत जरूरी है कि जब हम काम कर रहे हैं तो काम के साथ में थोड़ा सेलिब्रेशन भी हो सेल्स में, और फैमिली बॉन्डिंग अगर होगी तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, पूर्वी जी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन कितना कितना इम्पोर्टेंट है? रविंद्र जी, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हम लोग मेरी टीम की सुनेंगे तो मैं अपनी टीम में छोटे से छोटे अचीवमेंट पे भी रिवॉर्ड देती हूँ, पर वो एक साल के एक बार होता है जब सब बड़े उत्साह से पहुंचते हैं फैमिली लेके और वो अवार्ड को लेने के लिए। और वो साल भर हमारा कंपटीशन चलता रहता है, उसका व्हाट्सएप पे जाता रहता है कि इन्होंने इतना कर दिया, इस मंथ उन्होंने उतना कर दिया है और इनको इतना अचीव करना है, इनको इतना अचीव करना है, जिससे कि सबके अंदर एक काम करने की भावना बनी रहती है। Awesome. और Yes, इस right. तरह से जब वो उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन जिस दिन मिलता है उस दिन आप देखेंगे कि बहुत अच्छा माहौल रहता है। I'm sure. जी। क्या बताऊँ आपको? यस, छोटे बच्चे की अगर हम एग्जांपल लें, छोटे बच्चे को जब स्कूल में वेरी गुड मिलता है या एक उनकी नोटबुक में आप जैसे छोटे बच्चे के हाथ में लिख देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। वी ऑल लव एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, ये एक ह्यूमन नीड है दिस। लास्ट बेस्ट प्रैक्टिस जो हमारी है वो और बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो है कोचिंग। कोचिंग का मतलब ये है कि बेस्ट जो कोच हैं वो अपने कोचिंग के अंदर में से उन्हीं के अंदर में से जो उनके अंदर में अपार कैपेबिलिटी है उसी से उनको निखार के उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आते हैं। लोगों के अंदर अपार कैपेबिलिटीज है, राइट? कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है। तो एक कोच अपने कोची के अंदर में से उनके अंदर जो काबिलियत है उसको आइडेंटिफाई करके उसको बाहर निकाल के उनकी परफॉर्मेंस को आगे लेके जाते हैं। इसके लिए रिव्यू रेगुलरली, एक वन ऑन वन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्मार्ट गोल्स की बात की थी, तो वन ऑन वन रिव्यू में जो लीडर हैं वो मैनेजर जो हैं वो बैठते हैं उनके साथ में और वो एक बातचीत करते हैं कि आपने ये बोला था, ये आपका गोल है, अभी आप यहाँ पहुंचे हैं, राइट? तो उनसे आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चनिंग मोड में जा करके कि बताओ अभी आप कैसे करोगे आगे, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनको डेवलप करने के लिए। सिमिलरली मेंटरिंग, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और उनको जो भी उनके समस्याएं आ रही हैं उनको हेल्प करना। जैसे हमने पिक्चर में भी देखा था तारे ज़मीं पे कि जो टीचर हैं वो बच्चे के साथ मिल करके उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में उसको सपोर्ट करते हैं और वो बच्चा आगे जा करके बहुत अपनी काबिलियत दिखा पाता है। तो कोचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेगुलर प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अपने टीम मेंबर के साथ बैठते हैं और अपना टाइम उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे पूर्वी जी, किस तरीके से आपने एक्सपीरियंस किया है कि सक्सेसफुल मैनेजर्स जो हैं वो किस तरह से अपनी टीम अपने एजेंट के साथ उनको कोच करते हैं? कोचिंग की अगर बात करेंगे रविंदर जी, तो हम लोग 1-to-1 कोचिंग करते हैं। एक्चुअली जैसे कोई नया एजेंट आया है तो हम लोग उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट उन्होंने क्या पहले करा है, और उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज
कि वहाँ ऐसे किया, कोरिलेट करके हम लोग कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की कि यहाँ आपको क्या करना है और वो चीज आपको यहाँ हेल्प करेगी। कोई ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो उनको कैसे हम कोरिलेट करके कैसे वो बहुत अच्छा समझा रहे थे और वही चीज उन्हें यहाँ करनी है, इस तरह से उन्हें काम की 1-to-1 कोचिंग देते हैं तो वो उसको रियलाइज करते हैं कि हम भी इस चीज को कर सकते हैं और उनका रियलाइजेशन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, राइट, थैंक यू। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब हुई थी फरवरी में, तो आर अश्विन ने सेंचुरी बनाई थी, तो आर अश्विन ने बोला था कि आई वुड लाइक टू क्रेडिट द कोच विक्रम राठौर। तो कोच एक निखार लाते हैं परफॉर्मेंस में, और जैसे एक स्कल्प्टर होते हैं, तो वो एक मूर्ति को निखार के एक उसके अंदर उसको एक कलाकृति बनाते हैं, यही काम मैनेजर करते हैं। तो उनको घर के उनको एक अच्छी सी शेप दे पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हमने ये टॉप 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, तो एक बार उनको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो मैनेजर करते हैं वो टीम के अंदर में अलाइनमेंट लाने की कोशिश करते हैं, और जैसा हमने डिस्कस किया था कि वो एजेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि व्हाट इज इट दैट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी में कैसे डिफरेंस ला रहे हैं, हम क्या आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। तो पूरा क्लैरिटी देते हैं ताकि एक एक्सपेक्टेशन मैपिंग हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि वो टीम मेंबर्स को जानने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि हर एक के मोटिवेशनल ट्रिगर्स अलग हैं, हर एक की स्ट्रेंथ्स अलग हैं, और वो उस तरीके से उनको अच्छी तरह से जान के अकॉर्डिंगली ये उनको आगे हेल्प करता है जब उनको उनको वो कोच करते हैं, तो ये जानकारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे जाकर। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हमने डिस्कस किया कि सिर्फ नॉलेज और स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट, एप्रिसिएशन एंड ग्लोरिफिकेशन, जिसके बारे में डिस्कस किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो मशीन नहीं है, दे कैन नॉट बी प्रोग्राम। ह्यूमन बींग्स में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। अब वो रोबोट तो है नहीं, अब उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस कई बार उनकी जो रैशनल थिंकिंग है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि लोग एंगेज्ड हों, रेगुलरली इंटरेक्शन होता रहे, और अगर लेट्स से कहीं पे अगर कुछ करेक्टिव एक्शन की जरूरत है, किसी के साथ बैठने की जरूरत है, कोई अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी है मान लीजिए, तो वो क्लैरिटी उसमें उनको सही तरीके से दे पाना, उसको रिजॉल्व करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेंटरिंग एंड कोचिंग के बारे में हमने डिस्कस किया आज। ये 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि हैंड होल्डिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्वी जी, आई वुड वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत हेल्प की आज हम लोग को ये वीडियो बनाने के लिए, और हम ये लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जूम के ऊपर। तो ये एक्चुअली ये पूरी तरीके से एक लिटरली सीमलेस ये प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, रियली अप्रिशिएट। आप कोई चीज अगर मैं मिस आउट कर गया हूँ बोलना, या आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ही हम लोग एड्रेस कर रहे हैं एक्चुअली इस प्रोग्राम में, और नए नए लोगों से हमें मिलना है। बहुत बहुत ही एंजॉयबल वर्क है ये, और लोग इसको बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी 5 पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो वी विल हैव अ वेरी बिग एंड गुड टीम। यस एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। ये पर्पस इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो लोग नए आए हैं या जो आना चाहते हैं, उनको एक पर्सपेक्टिव मिल पाए कि मैनेजर्स
किस तरीके से हैंड होल्ड करके अपने एजेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से वो उनको एक नए लेवल पे परफॉर्मेंस के एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये हमारे आज का प्रोग्राम का पर्पस था इस वीडियो का। ये वीडियो मैं इस कंपनी का फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हूँ और आरएससी स्किल बिल्डिंग एंड कंसल्टिंग सॉल्यूशंस की तरफ से हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके पास। होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके क्या ख्याल हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में? आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स लिखिएगा और अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस आपके ख्याल से है जो हमने जिसके बारे में बात नहीं की है तो प्लीज बताइएगा, हम अगले बार उसको जरूर इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के सभी नोटिफिकेशंस को चूज कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। नमस्कार पूर्वी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।